फोर्थ सर। हाँ 10 वीक ऑफ प्रेगनेंसी साइज। चौथा आगे फोर्थ बोलिए जो सर। है यूट्राइन फाइब्रॉइड मौजूद हो लेकिन लेस देन 3 सेंटीमीटर का हो। यूट्राइन फाइब्रॉइड मौजूद हो लेकिन लेस देन 3 सेंटीमीटर का हो। ठीक है जी। और चौथा ऐसी औरतें जो अपना यूट्रस को प्रिजर्व रखना चाहती है, यूट्रस रखना चाहती है, उसको इंडिकेशन है हिस्टेक्टोमी की, लेकिन वो चाहती है कि मेरा यूट्रस ना निकले। जैसे अमूमनतः हम मुसलमानों में जो ये है मिथ है कि यूट्रस निकल जाता है या बच्चा बंद हो जाता है तो ऐसे औरतों को हज नहीं करना चाहिए, ऐसा एक कहा जाता है। ठीक है, तो वुमेन हु वांट टू प्रिजर्व देयर यूट्रस या हर यूट्रस। ओके जी। तो बेसिकली क्या हुआ कि इसका इंडिकेशन अगर हम देखेंगे तो इंडिकेशन में कुल मिला के 5-6 चीजें हैं, जिसमें सबसे पहला क्या है कि अगर जो है हम बात कर रहे हैं इंडोमेट्रियल रिसेक्शन या एब्लेशन की, तो इसका जो इंडिकेशन है कुल मिला के 5-6 चीजें। सबसे पहला क्या हो जाता है कि अगर किसी को मेडिकल ट्रीटमेंट फेलियर हो गया हो डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग का, तो वैसी सूरत में। दूसरा, अगर कोई लेडी जिसको मेंस्ट्रुएशन या फिर जो है रिप्रोडक्टिव लाइफ का ये नहीं हो, नहीं रखना चाहती हो, वैसी सूरत में भी, और डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग है तो वैसी सूरत में भी हम कहते हैं किया जाता है ये। तीसरा, यूट्रस का साइज नॉर्मल है या फिर लेस देन 10 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के साइज के है, तो वैसी सूरत में भी हम जो है ये कहते हैं। उसके अलावा चौथा जो है, अगर किसी को यूट्राइन फाइब्रॉइड है और फिर यूट्राइन फाइब्रॉइड होने लेकिन लेस देन 3 सेंटीमीटर का है, तो वैसी सूरत में भी किया जाता है। नेक्स्ट जो है वैसी औरतें जो अपना यूट्रस प्रिजर्व, उसको इंडिकेशन हिस्टेक्टोमी का है, लेकिन वो अपना यूट्रस प्रिजर्व रखना चाहती है, लेकिन वो अपना यूट्रस प्रिजर्व रखना चाहती है, तो वैसी सूरत में भी हम ये यूट्राइन एब्लेशन कहते हैं। और फिर के वो औरतें जो लॉन्गर सर्जरी को वेल नहीं कर सकती है, जैसे एक कोई कार्डियक प्रॉब्लम हो या फिर कोई ऐसी रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से लॉन्गर एनेस्थेसिया हिस्टेक्टोमी नहीं बियर कर पाएगी, ऐसी औरतों का भी हम कार्डियक ये यूट्राइन एब्लेशन कहते हैं या इंडोमेट्रियम एब्लेशन कहते हैं या रिसेक्शन कहते हैं। तो एक पॉइंट आप लोग का छूट गया था, उसको नोट कर लीजिए। दोज वुमेन या नॉट वांट टू लॉन्गर सर्जरी, अंडर ब्रैकेट हिस्टेक्टोमी कर दो। ठीक है, अब इसमें किस किस तरह से किया जाता है तो उसका जो है 1 बाय 1 हम ये करेंगे। पहले सबका नाम लिख लीजिए। सबसे पहला जो है लेजर एब्लेशन किया जाता है, लेजर एब्लेशन। लेजर एब्लेशन। दूसरा यूट्राइन थर्मल एब्लेशन, यूट्राइन थर्मल एब्लेशन।
तीसरा माइक्रोवेव इंडोमेटेरियल एब्लेशन, माइक्रोवेव इंडोमेटेरियल एब्लेशन। चौथा नोवेसर, नोवेसर NOVASURE, नोवेसर एब्लेशन या नोवेसर इंडोमेटेरियल एब्लेशन। ये इसके अलावा ट्रांस सर्वाइकल रिसेक्शन, ट्रांस सर्वाइकल रिसेक्शन एंड क्या सर? ट्रांस सर्वाइकल रिसेक्शन, ट्रांस सर्वाइकल रिसेक्शन। नेक्स्ट जो हो जाएगा रोलर बॉल एब्लेशन, रोलर बॉल एब्लेशन। नेक्स्ट उसके लास्ट जो हो जाएगा यूट्राइन आर्टरी इमोबिलाइजेशन, यूट्राइन आर्टरी इमोबिलाइजेशन। ठीक है, इमोबिलाइजेशन। जी सर। हाँ सर। अब चूंकि सबसे पहली चीज क्या है कि इन सब में क्या होता है कि हिस्टोस्कोप का, ज्यादातर केसेस में हिस्टोस्कोप का यूज होता है। तो सबसे पहले अब हम देखेंगे कि हिस्टोस्कोप होता क्या है और हिस्टोस्कोपी कैसे कैसे किया जाता है ना। तो जी लिखिए, एक हेडिंग बनाइए, हिस्टेरोस्कोप, हिस्टेरोस्कोप। हिस्टेरोस्कोप जो होता है जस्ट लाइक समझ लीजिए एक तरह का, आप लोगों ने लेप्रोस्कोपिक मशीन देखा है? जी सर। नहीं देखें सर। उसको पता होगा कि उसमें तीन गाइडेड जो है ये होते हैं, टेलीस्कोप होते हैं, एक फ्लेक्सिबल टेलीस्कोप होता है, दूसरा जो है माइक्रोसिट होता है। तीन कभी कभी चार भी होते हैं, चौथा होता है टेलीस्कोपिक सिट। तो बेसिकली हिस्टोस्कोप कहते किसको? हिस्टोस्कोप इज ए प्रोसीजर, लिख लो इसका डेफिनेशन हिस्टोस्कोप का। हिस्टोस्कोप इज ए प्रोसीजर, जी। हिस्टोस्कोप इज ए प्रोसीजर that allow is a procedure a procedure that allows direct visualization, direct visualization direct visualization inside the uterus, visualization inside the uterus, inside the inside the uterus. uterus. It can be used, it can be used Can be used diagnostic as well as therapeutic purpose, diagnostic as well as therapeutic purpose. purpose. मतलब क्या हो गया इसका कि हिस्टोस्कोप एक जांच की का तरीका है, हिस्टोस्कोप एक जांच का तरीका है जिसमें हम यूट्रस के अंदर की चीजें को क्लियर तौर पे देख सकते हैं और देख करके हम पता लगाते हैं। इसको दो वजहों से किया जा सकता है, एक जांच के तौर पे यानी बीमारी का पता लगाने के लिए, डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए, दूसरा थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट पर्पस के लिए। हम जो आगे बात करेंगे एब्लेशन और रिसेक्शन की, वो हमारा ट्रीटमेंट है, वो हमारा ट्रीटमेंट है। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि इसके लिए बेसिक एस्टिमेट क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहला टेलीस्कोप,
टेलीस्कोप, दूसरा फ्लेक्सिबल टेलीस्कोप, वो जो है ऊपर वाला वो रिजिड टेलीस्कोप है। दूसरा फ्लेक्सिबल टेलीस्कोप, जी। तीसरा माइक्रो हिस्टेरोस्कोप, माइक्रो हिस्टेरोस्कोप, चौथा टेलीस्कोपिक शीथ, टेलीस्कोप शीथ। शीत, शीत, शीथ, शीथ, SHEATH, शीथ। जी। ठीक है। अब जो है यहाँ जी सर। ये तो हो गया सिर्फ और सिर्फ हिस्टेरोस्कोप का बात। अब हिस्टेरोस्कोपी करने के लिए एक डिस्टेंडिंग मीडिया भी चाहिए, क्योंकि यूट्रस जब तक डिस्टेंड नहीं होगा तब तक कैसे विजुअलाइजेशन होगा। तो डिस्टेंडिंग मीडिया चाहिए। तो डिस्टेंडिंग मीडिया जो है अमूमनतः लिक्विड फॉर्म में होता है। डिस्टेंडिंग मीडिया पहले लिख लीजिए, डिस्टेंडिंग मीडिया, डिस्टेंडिंग मीडिया, मतलब लिक्विड या फिर डिस्टेंडिंग मीडिया, डिस्टेंडिंग मीडिया अमूमनतः लिक्विड या फिर गैस फॉर्म में होता है। गैस फॉर्म में। गैस फॉर्म में जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। गैस फॉर्म में जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। वहीं लिक्विड मीडिया जो होता है, आप चाहे तो नॉर्मल सलाइन भी यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो नॉर्मल सलाइन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल सलाइन जो है वो अमूमनतः यूट्रस को फ्लश नहीं कर पाता है। इसलिए अगर बहुत मजबूरी है तभी नॉर्मल, नहीं तो नॉर्मल सलाइन यूज। क्या यूज करना नॉर्मल सलाइन की जगह? या तो ग्लाइसरीन 1.5, ग्लाइसरीन 1.5%, जी। या फिर मेनिटॉल 5% एंड ग्लाइसरीन 2.2%। यानी ये दोनों का मिक्सचर यूज करना है, मेनिटॉल 5% का एंड ग्लाइसरीन 2.2% का। ठीक है। ग्लिसरीन कितना सर? 2.2% एंड मेनिटॉल 5%। ठीक है, ओके। ठीक है। सिर्फ ग्लाइसरीन भी ना यूज कर सकते सर? हाँ, सिर्फ ग्लाइसरीन तो 1.5%। अगर प्लेन ग्लाइसरीन यूज कर रहे हैं तो 1.5%, अब मेनिटॉल के साथ यूज कर रहे हैं तो 5% मेनिटॉल प्लस 2.2% ग्लाइसरीन। आता है सॉल्यूशन, मार्केट में आता है, दोनों का मिक्सचर भी आता है। जी। जैसे मैनोजील के नाम से आता है, मैनोजील, उसमें ग्लाइसरीन प्लस मेनिटॉल दोनों मिला हुआ होता है। ठीक है। मैनोजील। ग्लाइसरीन तो ग्लाइसरीन के नाम से ही आ जाएगा। मैनोजील नाम से आता ना सर? मैनोजील। जी। अब नेक्स्ट बात आती है कि ये सब चीज हो गया, लेकिन कुछ एक्सेसरी इंस्ट्रूमेंट भी तो चाहिए, ताकि हम उसको एक्सेस वहां तक पहुंचेंगे कैसे? डायरेक्ट ऐसे पोजीशन लेंगे, डाल देंगे? तो उसके लिए एक्सेसरी इंस्ट्रूमेंट चाहिए। तो एक्सेसरी इंस्ट्रूमेंट में जो कॉमन चीजें हैं वो तो है सीजर, फॉर्सेप, सीजर, फॉर्सेप, मोनोपोलर एंड बाइपोलर इलेक्ट्रोड,
मोनोपोलर निडिल एंड कटिंग लूप, निडिल एंड कटिंग लूप, क्या चीज सर? निडिल, निडिल चाहिए जहाँ पे आप सपोज कीजिए थेरेप्यूटिक प्रोसीजर कर रहे हैं, तो वहां अगर स्विचिंग करना हुआ तो निडिल चाहिए ना। जी। नीडल एंड निडिल एंड कटिंग लूप, कटिंग लूप यानी जो उसका जो हिस्टेरोस्कोप में एक सीजर टाइप का बना हुआ होता है, वो कटिंग लूप है। ठीक है, ये चाहिए। जी इसके अलावा इमेज रिकॉर्डर के लिए कैमरा चाहिए जो हाई रिजोनेंस होना चाहिए, प्लस लाइट सोर्सेज होना चाहिए। लाइट सोर्सेज में अमूमन जेनॉन या फिर मर्क्यूरी, हेलोजन लाइट, जेनॉन या फिर मर्क्यूरी हेलोइड लाइट चाहिए। कौन सा लाइट बताया सर? हेलोजन, जेनॉन जेनॉन हेलोजन। जेनॉन या फिर मर्क्यूरी हेलोजन। अब इंडिकेशन ऑफ डायग्नोस्टिक हिस्टेरोस्कोपी, इंडिकेशन ऑफ डायग्नोस्टिक हिस्टेरोस्कोपी। जी सर, इंडिकेशन ऑफ डायग्नोस्टिक हिस्टेरोस्कोपी। उसमें सबसे पहला ए पॉइंट बनाइए, एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग या फिर डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग। एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, इसमें क्या हो जाएगा, मेनोरेजिया, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, मेनोरेजिया, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, मेनोरेजिया, पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग, मेनोपॉजल ब्लीडिंग, इनफर्टिलिटी, फिर उसके बाद सर पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग के बाद infertility associated with abnormal hysterosphalangiogram, infertility associated with the abnormal hysterosphalangiogram, sphalangiogram, ग्राम। तो ये सल्फेंजियोग्राम होता है ना, स्फेलेंजियो नहीं होता, सल्फेंजियोग्राम, सल्फेंजियोग्राम, SALPINGIO। SAL हिस्टेरोसल्फेंजियोग्राम सर। हेलो जी। ठीक है, इसके अलावा मुलेरियन एनामोली, मुलेरियन एनामोलीज, क्या कौन सर? बताएगा मुलेरियन एनामोलीज कौन कौन सा होता है, कौन बताएगा? कोई बताएगा? मैं पढ़ा रखा हूँ, मुलेरियन एनामोली कौन कौन सा होता है? बताया नहीं था यार, आइक्वेट यूट्रस, बाइक्रोनेट यूट्रस, उसका सबस्टेट यूट्रस, उसके बाद इस तरह से सब बताया था कि नहीं बताया था? सबके बारे में पढ़ाया हूँ। हाँ?
बात दो तुम लोग पे कोई असर नहीं पड़ता है। चलो उसके बाद रिकरेंट मिसकैरेज, उसमें लिख लो मुलेंगे एनामोलीज में आर्कुएट यूट्रस, बाइकोनेट यूट्रस, सबस्ट्रेट यूट्रस। जी सर, मोलेरियन एनामोलीज क्या लिख ले सर इसमें? फाइब्रोइड यूट्रस। मुलेरियन एनामोलीज में क्या क्या आता है? मुलेरियन एनामोलीज जब भी लगेगा वो कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन होगा, तो वो यूट्रस के शेप में अंतर आ जाएगा। आर्कुएट यूट्रस, जी जी सबसेप्टेट यूट्रस, बाइकोनेट यूट्रस, यूट्रस डाइडेल्फाइज, जी सर। लिखने सब आर्कुएट यूट्रस, बाइकोनेट यूट्रस, यूट्रस डाइडेल्फाइज, उसके बाद जो है तुम्हारा ये सब सेप्टेट यूट्रस। चलो नेक्स्ट पॉइंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा रिकरेंट मिसकैरेज। रिकरेंट मिसकैरेज एबॉर्शन। नेक्स्ट जो हो जाएगा मिसप्लेस्ड आईयूडी। मिसप्लेस्ड आईयूडी, आईयूडी। आईयूडी का फुल फॉर्म सर? इंट्रा यूट्राइन डिवाइस। डिवाइस। इसके अलावा क्रॉनिक पेल्विक पेन एसोसिएटेड विद द chronic pelvic pain associated with the chronic pelvic pain associated with the uterine anomaly ऑब्स्ट्रक्शन या फाइब्रोइड। ऑब्स्ट्रक्शन या फाइब्रोइड। यूटेराइन एनामोली बोले सर? एनामोली ऑब्स्ट्रक्शन यानी ऑब्स्ट्रक्टिव वाला यूटेराइन एनामोली हो, ऑब्स्ट्रक्शन वाला फाइब्रोइड। फाइब्रोइड। इसके अलावा हेमेंजियोमा। हेमेंजियोमा हेमेंजियोमा हेमेंजियोमा। इसके अलावा ट्रांसफॉर्मेशन जोन। ट्रांसफॉर्मेशन जोन। हेमेंजियोमा क्या है सर? हेमेंजियोमा एक ब्लड वेसल्स वहां पे मिक्स होके रप्चर हो जाता है, उसकी वजह से एक नोडुलर ग्रोथ बन जाता है। ठीक है, अब लिखो ऑपरेटिव हिस्टेक्टोमी इंडिकेशन यानी इंडिकेशन ऑफ ऑपरेटिव हिस्टेरोस्कोपी। इंडिकेशन ऑफ ऑपरेटिव हिस्टेरोस्कोपी। ऑपरेटिव हिस्टेरोस्कोपी। इंडिकेशन ऑफ ऑपरेटिव हिस्टेरोस्कोपी लिखिए उसमें नंबर 1 या ए पॉलीपेक्टोमी।
क्या सर? पॉलीपेक्टोमी एंड मायोमेक्टोमी, पॉलीपेक्टोमी एंड मायोमेक्टोमी। इंट्रायूट्राइन लाइसिस, एडिशन लाइसिस, इंट्रायूट्राइन एडिशन लाइसिस। इंट्रायूट्राइन यूट्राइन एडिशन लाइसिस, अगर कोई दो सरफेस आपस में जुड़ गया है तो उन दोनों को सेपरेट करने के लिए, तोड़ने के लिए, हटाने के लिए। जी सर। उसके बाद इंडोमेट्रियल एब्लेशन, इंडोमेट्रियल एब्लेशन। उसके बाद इंडोमेट्रियल रिसेक्शन, उसके बाद इंडोमेट्रियल रिसेक्शन, इंडोमेट्रियल रिसेक्शन, उसके बाद मेट्रोप्लास्टी, उसके बाद मेट्रोप्लास्टी। मेट्रोप्लास्टी जो होता है वो क्या होता है? रिसेक्शन ऑफ यूट्राइन सेप्टम, रिसेक्शन ऑफ यूट्राइन सेप्टम को मेट्रोप्लास्टी कहा जाता है। जी। रिमूवल ऑफ फॉरेन बॉडी और आईयूडी, फॉरेन बॉडी और आईयूडी। फॉरेन बॉडी सर। फॉरेन बॉडी जैसे किसी को जो है ये कुछ चला जाता है, थ्रेड वेड जैसे चला जाता है या फिर ऐसा कुछ चला गया, उसके लिए फॉरेन बॉडी या फिर आईयूडी। जी। के बाद ये सैंपल कलेक्शन ऑफ बायोप्सी, अगर किसी को इंडोमेट्रियम मैलिग्नेंसी वगैरह का ये है तो सैंपल कलेक्शन ऑफ बायोप्सी। इसके अलावा ट्यूबल कैनुलेशन, ट्यूबल कैनुलेशन, कैनुलेशन। किसी का अगर फ्लोपियन ट्यूब ब्लॉक है तो उसको भी रिमूव करने के लिए, म्यूकस प्लाग से अगर ब्लॉक हो गया है किसी का फ्लोपियन ट्यूब तो उसको भी रिमूव किया जाता है इससे। ठीक है, ब्लॉकेज में रिमूव किया जाता है सर। हाँ हाँ, अगर म्यूकस प्लाग हो तो। जी। ठीक है, तो ट्यूबल कैनुलेशन अंडर ब्रैकेट लिख दो, रिमूवल ऑफ फ्लोपियन ट्यूब ब्लॉकेज। उसके बाद ये क्या नाम है आपका, स्टेरिलाइजेशन। लेजर एब्लेशन करते हैं तो लेजर एब्लेशन से पहले या फिर लेजर एब्लेशन या फिर थर्मल एब्लेशन या माइक्रोवेव एब्लेशन करते हैं तो उससे पहले स्टेलाइज करना पड़ता है, तो उसके लिए भी स्टेथोस्कोप का यूज किया जाता है। ठीक है, तो स्टेलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद हर तरह के एब्लेशन से पहले किया जाता है ना सर? लेजर कोआगुलेशन, लेजर कोआगुलेशन के लिए भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट चीज आ जाइए कि हिस्टेरोस्कोपी करने से पहले हमको कुछ चीजें इवेलुएट करना होता है कि मरीज हमारा हिस्टेरोस्कोपी के काबिल है या नहीं। तो प्री ट्रीटमेंट इवेलुएशन एंड प्रोटोकॉल फॉर हिस्टेरोस्कोपी,
Pre-treatment evaluation and protocol of hysteroscopy. लगता है ये आज नहीं हो पाएगा क्योंकि जी सर। टाइम बहुत कम है। ऐसा या अगर सर। 2 मिनट के लिए दोबारा ज्वाइन करोगे तो 2 मिनट में हो जाएगा। बोलो। कल ही बता दीजिएगा सर। तो अब कल तो होगा नहीं क्योंकि कल तो बंद है, 15 अगस्त है, परसों। अच्छा जी। सॉरी मंडे जी ठीक है सर सर। आज भी 2 मिनट है तो आज ही बात है। आज भी तुम लोग का लेक्चर बंद है क्योंकि वो लेक्चर अटेंड करना आयुष वाला। अच्छा अभी 10 बजे से आयुष का लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। 10 बजे से 2 बजे तक वही चलेगा। सभी स्टूडेंट, टीचर, मेडिकल ऑफिसर सब के लिए, सब आयुष वालों के लिए, जो भी आयुष हॉस्पिटल का स्टाफ है जो मेडिकल से बिलोंग करता है, नॉन मेडिकल नहीं, सबके लिए कंपलसरी। तो नेक्स्ट हम लोग मंडे को आगे बात करेंगे। जी। ओके। उसका लिंक वगैरह नहीं आया है सर।